नमस्कार। मोहन थी महात्मा। संकलनकर्ता हूँ अल्पेश पटेल, सूरत। मोहनदास के गांधी ने 150મી जन्म जयंती वर्ष निमित्ते रजू કરી રહ્યા છીએ ગાંધી વિચાર। गांधी जी 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ रुके। वहां से मुजफ्फरपुर होते हुए वो 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुंच गए। लेकिन मोतिहारी पहुंचते ही अंग्रेजों ने उन्हें इलाका छोड़ देने की चेतावनी दे दी। पर पेशे से वकील गांधी चाहते थे कि गिरफ्तारी अगर होनी है तो चंपारण में हो, ताकि जनता को इससे डर न लगे। इसी दिन गांधी जी को सूचना मिली कि निलहे जमींदारों ने मोतिहारी के जसौली पट्टी गांव में नील की खेती का विरोध करने पर एक किसान को बुरी तरह पीटा है, तो वे 16 अप्रैल को हाथी पर सवार होकर गांव की ओर निकल पड़े। पर रास्ते में चंद्रहिया में ही उन्हें दरोगा ने डीएम से मिलने का संदेश दे दिया। स्थिति को समझते हुए गांधी ने वकीलों को गांव रवाना किया और जब लौटे तो उन्हें 144 के उल्लंघन का नोटिस मिल गया। यह तय हो गया कि 18 अप्रैल 1917 को एसडीओ जॉर्ज चंद्र की कोर्ट में गांधी पर मुकदमा चलेगा। लेकिन इस दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए गांधी के साथ 2000 से अधिक लोग पहुंच गए। भीड़ इतनी कि अदालत में जज को पुलिस की मांग करनी पड़ी। अदालत में दिए बयान में गांधी ने कहा कि चंपारण में वे शांतिपूर्ण किसान और निलहों के बीच मामलों की जांच के लिए आए हैं। अंग्रेज हुकूमत कह रही थी कि अगर गांधी यहां से चले जाए तो मुकदमा खत्म हो सकता है। लेकिन गांधी ने कहा कि वो अपराध स्वीकार करते हैं, लेकिन चंपारण नहीं छोड़ेंगे। गांधी ने रिहाई के बदले जमानत देने से भी इनकार किया। चंपारण में गांधी जी की मौजूदगी को लेकर अंग्रेज सरकार लगातार असहज थी। 16 अप्रैल को गांधी जी पर शांति भंग का जो मुकदमा दायर किया गया, 20 अप्रैल होते होते उसे अंग्रेज सरकार को वापस लेना पड़ा। किसानों के लिए ये उनके डर को निकालने का पहला कदम था और गांधी जी के सत्याग्रह की पहली जीत थी। इसके बाद गांधी जी ने 2900 गांवों और लगभग 13,000 नील किसानों का बयान जो दर्ज किया, उसके आधार पर जांच समिति बनाई गई और आखिरकार 1 साल के अंदर ही उस जांच समिति ने इस नील की किसानी को अवैध करार दे दिया। यानी कि किसानों पर अब इस खेती की बाध्यता नहीं रह गई। तो ये दूसरी बड़ी जीत यहाँ पर सत्याग्रह की देखने को मिली। उसके बाद गांधी जी आगे बढ़ते गए और यहाँ चंपारण पर जीत की इबारत को लिखते गए। मोतिहारी में जिला परिषद के परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय का ये वही स्तंभ है जहां वो अदालत थी जिसमें गांधी पर मुकदमा चला। अखबारों में इस मुकदमे की खूब चर्चा हुई। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने स्थिति को भांपा और फिर गांधी जी को सूचना मिली कि 20 अप्रैल को उन पर से मुकदमा हटा लिया गया है। यही वो मोहनदास करमचंद गांधी की पहली जीत थी जिसने चंपारण के लोगों को निडर बनाया और ये भरोसा बढ़ा कि कानून से ऊपर लोकमत हो सकता है। गांधी ने इस घटना के बारे में बाद में लिखा कि अंग्रेज अधिकारियों ने स्वयं अंग्रेजी राज व्यवस्था पर ही ये मुकदमा चलाया जिसमें भारत की जीत हुई। सरकार ने 21 तारीख को केस विड्रॉ कर दिया, कहा कि गांधी जी पर केस विड्रॉ कर दिया और कहा कि जो भी इंक्वायरी करते हैं उसमें आप सब सहयोग करो। फल फलाफल हुआ, जब इंक्वायरी बैठी कमेटी तो 8000 किसानों ने बयान दिया और 21 तारीख की घटना के बाद चंपारण के किसान निडर हो गए, निर्भीक हो गए। अंग्रेजी गुलामी का दंश किसानों पर और भी ज्यादा जिस नील की खेती की वजह से था, उसकी पीड़ा चंपारण के किसानों को सबसे ज्यादा इसलिए थी क्योंकि यहाँ उन्हें 3 कठिया व्यवस्था के तहत नील उगाना पड़ता था। यानी वो व्यवस्था जिसके तहत 1 बीघे के 20 में से 3 कट्ठे में नील उगाने की मजबूरी थी। नील के पौधे की गहरी जड़ों से जमीन के बंजर होने का खतरा होता था और धान की फसल को नुकसान पहुंचता। नील का खेती जो था ना, 1 बीघा में 3 कट्ठा वो नील की खेती कराते थे जबरदस्ती।
और वो मिट्टी इतना महीन करवाते थे कि घड़ा भरने के बाद ऊपर से गिराया जाता था। पानी घड़ा में भरकर ऊपर से गिराया जाता था। नीचे आने के बाद अगर फूट गया तो खेत तैयार नहीं है, और नहीं फूटता था तो खेत तैयार है। तो उसमें नील की खेती लगवाते थे। और अगर कोई किसान नील की खेती नहीं करता तो उस पर निलहे जमींदारों के अत्याचारों का कहर टूट पड़ता। ऊपर से 46 तरीके के टैक्स ने उन्हें त्रस्त कर रखा था। उनका विद्रोह इस बात को लेकर था, जो 46 तरह के इलीगल टैक्सेज किसानों से इंडिगो कंसर्न वाले लेते थे। अब उनको उनके घर पर में कटहल हुआ तो उनको कटहल पहुंचाना है, उनके घर में आम हुआ तो आम पहुंचाना है। यदि किसी नीले को घाव हो गया तो घवी टैक्स लेते थे किसानों से। यदि किसी को हवा गाड़ी मतलब मोटर गाड़ी खरीदनी है तो वो खरीदने थे। यहाँ तक कि किसान खुद के अपनी बेटी का शादी नहीं कर सकते थे। कपड़ों को रंगने वाली नील की जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की थीं। 1788 तक ब्रिटेन आने वाली नील में भारत का हिस्सा 30% था, जो 1810 तक 3 गुना बढ़कर 95% हो गया। कई ब्रिटिश अफसरों ने नौकरी छोड़ दी और कर्ज लेकर नील के बागान लगाए। किसानों पर अत्याचार के बारे में बंगाल के डिप्टी मजिस्ट्रेट रहे ईडी लाटूर ने लिखा कि मानव रक्त से रंजित हुए बिना नील की कोई गांठ इंग्लैंड नहीं पहुंचती है।